नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल SB स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर दिया गया कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियोज़ के नीचे बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आज का यह टॉपिक भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 62 तक में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें, भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान, गरिमा तथा प्रतिष्ठा का प्रतीक है। केंद्रीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उसमें निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। आपको बता दें, राष्ट्रपति की सहायता के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार के कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्य उसी के नाम से संचालित किए जाते हैं और वही भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। आपको बता दें, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान है, लेकिन ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, इसलिए राष्ट्रपति को संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। लेकिन यहां यह भी बता दें कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारत के ऐसे नागरिक जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हैं, उन्हें कम से कम 50 प्रस्तावकों एवं 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, उन्हें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आपको बता दें, वर्तमान समय में केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पौंडीचेरी में ही विधानसभा को गठित किया गया है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है, अर्थात निर्वाचक गण के कुल मतों की संख्या देश के कुल मतदाताओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किसी राज्य के किसी विधायक के मत का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000। इसका प्रयोग करके हम किसी भी राज्य के विधायक के मत का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। आपको बता दें, 2017 के राष्ट्रपति चुनावों में यूपी के एक विधायक के मत का मूल्य सर्वाधिक 208 था, जबकि सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे कम यानी 7 था। आइए अब जानते हैं कि एक सांसद के वोट का मत मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। एक सांसद के वोट का मत मूल्य जानने के लिए हम राज्य के कुल वोटों को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके आधार पर 2017 के राष्ट्रपति चुनावों में एक सांसद के मत का मूल्य 708 था। इसका मतलब है कि यदि एक सांसद वोट करेगा तो उसे 708 माना जाएगा। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव 2017 में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 776 सांसदों के अलावा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें दिल्ली एवं पुडुचेरी शामिल थे, की विधानसभाओं के 4120 विधायकों ने वोट डाले थे। आपको बता दें, यह निर्वाचक मंडल 1971 की जनगणना पर आधारित है और वर्तमान समय में 4896 लोग मिलकर नए राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। 2017 के राष्ट्रपति चुनावों की प्रक्रिया के मुताबिक इन वोटों की कुल कीमत 10,98,000 थी। यहाँ यह भी ध्यान देना अनिवार्य है कि
किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना अनिवार्य है। यह भाग कुल वैध मतों के आधे मतों से एक अधिक होता है। इसका आशय यह है कि यदि कोई उम्मीदवार 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं करता, तब तक किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मतगणना पुनः कराई जाएगी और जिस भी व्यक्ति को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं उसके मतों को अन्य उम्मीदवारों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि किसी एक व्यक्ति को 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं हो जाते। संविधान के अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 56 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति निर्वाचित होकर पद को ग्रहण न कर ले। इससे पूर्व वह स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो पहले ही राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है वह पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा। अर्थात भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं को। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। और तीसरी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली शर्त, वह भारतीय राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। दूसरी, वह किसी भी विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। और तीसरी, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के समय कम नहीं किए जा सकते। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है। भारत का राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राष्ट्रपति को केवल एक प्रकार से हटाया जा सकता है और वह है महाभियोग की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाअभियोग केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर ही लाया जा सकता है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से शामिल की गई है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, परंतु यह उस सदन की सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रस्तावित होना चाहिए। इस हस्ताक्षरित प्रस्ताव को 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति के पास भेजा जाना आवश्यक है। ऐसा प्रस्ताव दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यदि इस तरह का संकल्प दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित होने की तिथि से उसके पद से हटा हुआ माना जाएगा। आपको बता दें, वर्तमान समय तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध इस तरह का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अर्थात भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर आज तक महाभियोग की प्रक्रिया को नहीं लाया गया है। आइए अब जानते हैं कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसे समय में क्या किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद में आई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की समय अवधि का उल्लेख किया गया है। अर्थात यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसे कितने समय में भर लिया जाना चाहिए और जो नया व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ है वह कितने समय तक इस पद पर बना रहेगा। इसके लिए आपको बता दें, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसे 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए।
ऐसे समय में जो भी नया व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होगा वह अगले 5 वर्षों तक इस पद पर बना रहेगा। अर्थात नए निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ना कि शेष समय के लिए। साथियों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।